हाय गैस, वेलकम बैक टू माय चैनल। से ये प्रमोद पत्तिपाटी। और आज इस लेक्चर में जो लास्ट लेक्चर का कंटिन्यूएशन में इंडिया 40 हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और लास्ट दो लेक्चर में इंट्रोडक्शन लेक्चर था और उसमें डिटेल में एग्जांपल के साथ समझे थे हम इंडेस कब अप्लीकेबल होगा और इंडेस 40 कब अप्लीकेबल नहीं होगा। और देन उसके बाद कंसोलिडेशन स्टेटमेंट्स में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या अकाउंटिंग होगा और कैसे अकाउंटिंग होगा वो भी देख लिया था। और उसके बाद 116 का जो है ना अकाउंटिंग एंड 40 एंड 116 का रिलेशनशिप वो भी देख लिया था। अब इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम देखेंगे इनिशियल रिकग्निशन कैसा होगा, देन कम्स दी सब्सिक्वेंट रिकग्निशन, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि क्या क्या करना है कैसे करना है वो देखेंगे। तो सबसे पहले इनिशियल रिकग्निशन होगा। इनिशियल रिकग्निशन क्या है? जब हम कोई भी प्रॉपर्टी परचेस करेंगे, प्रॉपर्टी इन द सेंस लैंड हुआ बिल्डिंग हुआ, क्योंकि यही दो कैटेगरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कवर हो गए। तो लैंड या प्रॉपर्टी, लैंड और बिल्डिंग। अब लैंड जो है, लैंड हम जब परचेस करेंगे तो उसमें जो है ना नॉर्मली चार केसेस हो गए। नॉर्मली कितने केसेस हो गए? चार केसेस इनिशियल रिकग्निशन के केस में। कितने केसेस? चार केसेस हो गए। चार केसेस कौन से होंगे? सबसे पहले कैश में परचेस किया। किसमें परचेस किया? कैश में। देन होगा डेफर्ड क्रेडिट। सबसे पहला होगा परचेस्ड इन कैश। ठीक है। देन होगा डेफर्ड क्रेडिट। देन कम्स सेल्फ कंस्ट्रक्शन। एंड लास्ट वाला जो चीज होगा सेल्फ कंस्ट्रक्शन के बाद होगा एक्सचेंज ऑफ असेट। ठीक है। सो ये चार चीजें, एक परचेस्ड इन कैश, डेफर्ड क्रेडिट, सेल्फ कंस्ट्रक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ असेट। ये हुआ एक्चुअल ओनर के केस में। एक्चुअल ओनर यानी कौन? एक्चुअल ओनर यानी कि जिसका एक्चुअल में प्रॉपर्टी है, ओनरशिप मेंटेन करता है। एक और ओनर है अज्यूम्ड ओनर। अज्यूम्ड ओनर कौन से केस में होगा? वो होगा फाइनेंस लीज के केस में। ठीक है। कूल। तो सबसे पहले कौन सा देखेंगे? परचेज इन कैश। केस वन जो है वो परचेज इन कैश है। उसका अकाउंटिंग इनिशियल रिकग्निशन कैसे करेंगे? ये होगा केस वन, केस टू, केस थ्री एंड केस फोर। तो केस वन जो है वो देखेंगे हम कैसे करेंगे। परचेज इन कैश। अभी एक सिंपल एग्जांपल, नॉर्मली हम कोई भी प्रॉपर्टी परचेज किया, फॉर एग्जांपल लैंड परचेज किया। तो लैंड परचेज किए तो हम क्या क्या करेंगे, उसके रिलेटेड क्या क्या पे करेंगे? सबसे पहले तो वेंडर को कैश पे करेंगे। जो भी हमें बेच रहा है प्रॉपर्टी, उसको क्या पे करेंगे? हम्म, हम्म, कैश में। पहले केस होगा कैश का। हम्म सिंपल बता, कोई भी लैंड परचेस किया तो फिर क्या क्या खर्चा हो गया उसके ऊपर? एक तो सबसे पहले लैंड का जो कॉस्ट है वो पे करना पड़ेगा। सेकेंड चीज क्या होगा? उसका रजिस्ट्रेशन चार्जेस, जो भी ट्रांसफर कॉस्ट है वो पे करना पड़ेगा। देन एनी एक्सपेंसेस रिलेटेड और डायरेक्टली रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर लैंड। कोई भी एक्सपेंसेस, ऐसा एक्सपेंसेस है जो मुझे लैंड एक्वायर करने पे करना पड़ रहा है, लैंड एक्वायर करने पे करना है पड़ रहा है, तो फिर वो जो एक्सपेंसेस है वो इंक्लूड करेंगे। ये तीन मेन कॉस्ट है जो जहाँ पे हम जब लैंड एक्वायर करेंगे तब पे करेंगे, बराबर। तो फिर यहाँ पे कौन से कॉस्ट इंक्लूड होगा? स्टेटमेंट
कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो कौन से चीजें हैं? फर्स्ट थिंग परचेस कॉस्ट, परचेस कॉस्ट, यानी क्या है ये, कि हमने लैंड परचेस किया और जो भी वेंडर है हमें जो बेच रहा है उसको जो भी कैश पे करेंगे हम, वो आ गया। देन रजिस्ट्रेशन चार्जेस, ये क्या है? ट्रांसफर कॉस्ट ऐड करेंगे। और कोई भी एक्सपेंसेस, एनी एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब ये कौन से हो सकते हैं? सपोज से कमीशन। अब मैं परचेस कर रहा हूँ लैंड, लैंड परचेस करने मुझे कमीशन पे करना पड़ रहा है। तो फिर ये क्या है? अगर कमीशन पे नहीं करता हूँ लैंड एक्वायर नहीं कर पाऊंगा। कमीशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ लैंड, तो फिर उस केस में ये कमीशन इंक्लूड होगा इसमें। समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ? लेट्स टेक एन एग्जांपल, ब्रोकरेज कमीशन। सिंपल। समझा? कुछ डाउट है यहाँ पे? हेलो। No. सिंपल है। कैश में कैसा होगा? इनिशियल रिकग्निशन, इनिशियल रिकग्निशन यानी कॉस्ट निकालना, जो भी लैंड परचेस करेंगे, बिल्डिंग परचेस करेंगे, उसका कॉस्ट निकालना। अब कॉस्ट क्या होगा? कॉस्ट एक तो परचेस कॉस्ट होगा, फर्स्ट थिंग जो लैंड परचेस कर रहे हैं उसका परचेस कॉस्ट होगा। देन उसके ऊपर जो ट्रांसफर कॉस्ट होगा, मतलब रजिस्ट्रेशन चार्जेस अपने नाम में, ओनरशिप राइट्स जो है ना अपने नाम में करवाने के लिए, वो क्या होगा? रजिस्ट्रेशन राइट्स मतलब रजिस्ट्रेशन चार्जेस होगा। देन नेक्स्ट इज कोई भी ऐसा एक्सपेंसेस विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्विजिशन। फॉर एग्जाम्पल कमीशन और ब्रोकरेज हम जो देते हैं कोई भी एजेंट को, तो फिर दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द लैंड, क्योंकि लैंड एक्वायर करने हम कमीशन दे रहे हैं, तो फिर उस केस में ये भी इंक्लूड होगा। अब इसके कुछ एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन होगा? इसके कुछ एक्सेप्शन है। समझो फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग कॉस्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? मार्केटिंग कॉस्ट। तो उस केस में क्या होगा? मार्केटिंग कॉस्ट एडवर्टीजमेंट करने ले रहे हैं हम, बराबर? एडवर्टीजमेंट करने ले रहे हैं, तो ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द लैंड है क्या? सबसे पहला चीज क्वेश्चन ये है। जब एडवर्टीजमेंट करता हूं मैं, फॉर एग्जांपल वो बड़े बड़े होर्डिंग लगाते हैं, टीवी में एडवर्टीजमेंट देते हैं, फिर उसके बाद बहुत कुछ ऐसे एडवर्टीजमेंट करेंगे। अब एडवर्टीजमेंट जब करेंगे तो फिर उस केस में क्या ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू लैंड है? क्या हमें एडवर्टीजमेंट का जो वैल्यू मैं खर्चा कर रहा, जितना एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्चा कर रहा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू सेल ऑफ लैंड है क्या? नहीं। ये ऑल जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस विच आर नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द लैंड। तो फिर इस केस में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे, कोई भी केस में, कोई भी केस में इन फ्यूचर भी इंडिया इसमें एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस आर नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, तो फिर उसके लिए एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस एक्सपेंस ऑफ करेंगे कहाँ पे? पीएनएल में। समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ? Yes. हम्म। टू बी एक्सक्लूडेड। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। यस, प्रॉपर्टी। सबसे फर्स्ट कॉस्ट वुड बी मार्केटिंग एक्सपेंसेस, और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, देन आता प्रमोशनल एक्सपेंसेस। These are the expenses which will be excluded. Mhm.
expenses incurred for marketing. टू P&L अकाउंट। ठीक है, इसमें कुछ डाउट है? नहीं है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। देन आता है इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस। इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस यानी क्या? मैंने लैंड परचेस किया, लैंड परचेस करने के बाद मैंने एक पूजा लगा दिया, सत्यनारायण पूजा। तो फिर उसमें खाना वगैरह लगाया, ये सब किया। तो यहाँ पे ये एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड टू परचेज ऑफ लैंड है क्या? मैं परचेस कर लिया, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इनॉग्रेशन कर रहा हूँ उसका। इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस जो भी है वो इंक्लूड करेंगे इसमें लैंड की कॉस्ट में? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि दिस इज नॉट रिलेटेड टू डायरेक्टली एक्विजिशन ऑफ लैंड, बराबर। लैंड मैं इनॉग्रेशन करता हूँ नहीं करता हूँ, लैंड तो होने वाला ही है, लैंड तो आने वाला ही है ना, परचेस करने वाला हूँ मैं। परचेस करने के बाद इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस होगा। समझ रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ? हेलो? जो Yes. इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस है, these आर ऑल्सो एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट यानी विच इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू दी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी लेने के बाद मैं करता हूँ ये, इसके मतलब प्रॉपर्टी को लेने के लिए उस ये करना नहीं पड़ता। मतलब व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि प्रॉपर्टी जो है लिया मैंने, उसको रजिस्ट्रेशन, मेनली चीज क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। देन उसके बाद कमीशन ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। ये चीजें क्या है, ये मेनली रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी है। इनॉग्रेशन क्या है, बाद में अपना क्या है, फैमिली फंक्शन टाइप होता है, तो फिर दिस इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड, तो फिर ये भी एक्सपेंस जो है ना, ये पीएनएल में एक्सपेंस ऑफ कर देंगे। ठीक है, समझ रहा है क्या बोल रहा Yes. हूँ? यस। देविका को क्या हुआ? देविका बोल रही है कि कौन बोल रहा है? नहीं, देविका नहीं बोलती। अच्छा। देविका। At the time of then, सिंपल था दोनों। नेक्स्ट कम्स थर्ड वाला एक्सपेंस। अब और कौन सा है? अब डे टू डे एक्सपेंसेस जो करेंगे हम। क्या बोल रहा हूँ? डे टू डे एक्सपेंसेस। मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? Yes. हम्म। Yeah. तो डे टू डे एक्सपेंसेस जो करेंगे, डे टू डे यानी जो डे टू डे ऑपरेटिंग खर्चा होता है, तो फिर वो क्या है, ऐसा कुछ कैपिटल नेचर के नहीं है। कैपिटल नेचर इन द सेंस, इट इज नॉट अ दैट बिग एक्सपेंसेस, जो इतना बड़ा एक्सपेंसेस नहीं है जो हम कैपिटल ये करें। मेरे जो प्रॉपर्टी का नेचर वो चेंज नहीं करेगा। प्रॉपर्टी का नेचर समझो, फॉर एग्जांपल लैंड है, लैंड के ऊपर मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ, लैंड के ऊपर क्या कर रहा हूँ, बिल्डिंग बना रहा हूँ, या बिल्डिंग में कोई रिनोवेशन एक्सपेंसेस कर रहा हूँ, टाइल्स चेंज करना या फिर कुछ एडिशनल फ्लोर बांधना, तो फिर ये कौन सा एक्सपेंसेस है, ये कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस है। समझ रहे हो? डे टू डे एक्सपेंसेस जो करेंगे हम, डे टू डे एक्सपेंसेस करेंगे, तो फिर इस केस में मेरा जो प्रॉपर्टी का नेचर वो कुछ चेंज नहीं होगा, मेरा प्रॉपर्टी सेम का सेम रहेगा। तो फिर ये जो डे टू डे एक्सपेंसेस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ये भी पीएनएल में जाएगा, तो इसको भी हम कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इफ एनी एक्सपेंसेस। नोट्स बना रहे हो या फिर मुझे भेजना पड़ेगा? मैं जो बना रही हूँ। फॉर इट्स डे टू डे service
रिटर्न ऑफ टू P&L। क्या क्या देगा था अभी तक, बताओ क्या क्या देगा था। सबसे पहला इनिशियल रिकग्निशन में सबसे पहला चीज, कैश में परचेस किया। अब जब कैश में परचेस किया लैंड, तो इसमें जो लैंड परचेस किया उसमें कौन से कॉस्ट इंक्लूड करूंगा। तो सबसे पहला कॉस्ट कौन सा होगा, जो अमाउंट मैंने वेंडर को पे किया, परचेस कॉस्ट जो है इनिशियल परचेस कॉस्ट वो एक, प्लस उसमें जो ओनरशिप राइट्स ट्रांसफर करने के लिए जो रजिस्ट्रेशन करते हैं वो ऐड करेंगे। देन कम्स दी कमीशन या ब्रोकरेज कुछ पे किया वो आएगा, और कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू दी एक्विजिशन ऑफ लैंड वो आ जाएगा। अब ये चार चीजें ऐड हो गए, मेरा फाइनल अमाउंट ऑफ पीपीई आएगा, सॉरी फाइनल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आएगा मुझे, जो यहाँ पे होगा। ठीक है, फाइनल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे आगे क्या देखा था मैंने, कि अगर मैंने मार्केटिंग कॉस्ट या एडवर्टीजमेंट कॉस्ट अगर कुछ इनकर किया है, मार्केटिंग कॉस्ट और एडवर्टीजमेंट कॉस्ट यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू नहीं है कि लैंड एक्विजिशन का, तो फिर इस केस में प्रमोशनल एक्सपेंसेस हुआ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सॉरी प्रमोशनल एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस और मार्केटिंग एक्सपेंसेस, अगर ये इनकर के इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। सेकंड चीज कौन सा देखा था, इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस। इनॉग्रेशन क्या है, परचेस कर लिया, फिर उसके बाद मैंने फैमिली फंक्शन लगाया और उसमें पूजा लगाया, फिर उसके बाद लंच लगाया। ये जो एक्सपेंसेस है ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, विच इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द लैंड। ठीक है, ये भी पीएनएल में डाल देंगे। देन कम्स दी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी डे टू डे सर्विसेज करने, मेरे जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर सर्विसिंग करने, डे टू डे एक्सपेंसेस इनकर कर रहा हो, तो फिर वो भी जो है ना वो पीएनएल में एक्सपेंस ऑफ करेंगे। ये तीन चीज दिखा था, समझा, इसमें कुछ डाउट है? यस, नो? क्लियर सर। नो। हम्म। अब यहाँ पे एक और चीज मैंने बोला था कि बिल्डिंग है, समझो मेरा प्रॉपर्टी क्या है, बिल्डिंग है। अब बिल्डिंग में मैं क्या कर रहा हूँ, रिनोवेशन कर रहा हूँ। रिनोवेशन इन द सेंस क्या, कि समझो मैं एडिशनल फ्लोर मांग रहा हूँ, बन रहा हूँ, या फिर जो मेरा फ्लोर है, एग्जिस्टिंग फ्लोर है, उसको पूरा चेंज कर रहा हूँ, इंटीरियर चेंज कर रहा हूँ समझो, या फिर उसमें कुछ भी चेंज कर रहा हूँ, रिनोवेशन जो कैपिटल नेचर ऑफ एक्सपेंसेस है, तो फिर उस केस में वो जो एक्सपेंसेस है वो कैपिटलाइज होगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, जो भी है ना, बिल्डिंग है समझो, बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर है, मुझे क्या करना है, फर्स्ट फ्लोर को रिनोवेट करना है। मुझे पहले ये नॉर्मल रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी था, अभी उसको प्ले ग्रुप बनाना है समझो, प्ले ग्रुप के लिए मुझे बच्चे लोगों के लिए कुछ रिनोवेट करना है। तो फिर इस केस में क्या है, पूरा रिनोवेट हो रहा है, तो फिर ये कैपिटल नेचर ऑफ एक्सपेंसेस है, तो ये कैपिटल नेचर ऑफ एक्सपेंसेस क्या होगा, मेरा कैपिटलाइज होगा बुक्स में। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का ये है, क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन। कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक और भी चीज है, कौन सा, टैक्सेस। हम मैं परचेस लैंड परचेस कर रहा हूँ और टैक्स पे कर रहा हूँ, टैक्स पे करना पड़ता है ना, लैंड जब परचेस करेंगे, तो वो टैक्स जो है वो रिफंडेबल है या नॉन रिफंडेबल है वो देखना पड़ेगा। जनरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन दी बुक्स, इन दी कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, अब एक और चीज है, फोर्थ वन। फोर्थ वन क्या है कि टैक्स पे कर रहा हूँ मैं, जब भी कोई भी लैंड परचेस करता हूँ या कोई भी चीज परचेस करता हूँ, टैक्स तो पे करना ही पड़ता है, राइट। हम्म, टैक्सेस। अब टैक्सेस जो है ना, हमें देखना पड़ेगा वेदर इट इज रिफंडेबल टैक्स और नॉन रिफंडेबल टैक्स। क्या है, टैक्सेस में हमें दो चीजें देखना पड़ता है, वेदर इट इज रिफंडेबल और नॉन रिफंडेबल। अब रिफंडेबल है इन द सेंस क्या, मैंने कैश पे किया, सॉरी टैक्स पे किया, और टैक्स पे करने के बाद वो टैक्स जो है ना मैं रिफंड ले सकता हूँ उस पर्टिकुलर टैक्स का। और सेकेंड चीज है नॉन रिफंडेबल, यानी मैं टैक्स पे किया, उसका कुछ कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा,
एग्जाम्पल लेते रिफंडेबल का। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी में जो क्रेडिट सुना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, हम टैक्स पे कर देते हैं, टैक्स पे करने के बाद हमें क्या मिलता है, उसका क्रेडिट मिलता है। ये क्या हुआ, और ये क्या हुआ, ये रिफंडेबल टैक्स हुआ। सेकेंड चीज, डायरेक्ट टैक्स में समझो अपन कुछ टैक्स पे किया है, तो फिर ये क्या है, नॉन रिफंडेबल टैक्स है। तो जब भी रिफंडेबल और नॉन रिफंडेबल, रिफंडेबल के केस में क्या है, मुझे टैक्स फिर से मिलने वाला है, राइट। टैक्स जो है ना मुझे फिर से मिलने वाला है, तो फिर इस केस में क्या होगा, इस वाले जो रिफंडेबल टैक्स को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन नॉन रिफंडेबल जो है, ये मैंने पे कर दिया और ये मेरा कॉस्ट है, ऑब्वियसली मेरा कॉस्ट है, मैं पे कर रहा हूँ, मुझे कुछ क्रेडिट नहीं मिल रहा है, तो फिर इस केस में ये जो नॉन रिफंडेबल टैक्स है ना, इसका मुझे कॉस्ट में इंक्लूड करना पड़ेगा। सिंपल। एक मिनट। हम्म, अब यहाँ पे टैक्स में दो है। समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes. एंड देन कम्स द नॉन रिफंडेबल। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जीएसटी समझो, जीएसटी क्रेडिट, और इसका एग्जाम्पल डायरेक्ट टैक्स। एक बार पे कर दिया तो फिर कुछ मिलेगा नहीं। रिफंडेबल टैक्सेस आर इग्नोर्ड और नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। एंड यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। चलो, सिंपल था बहुत। क्या, परचेज ऑफ कैश, इनिशियल रिकग्निशन देख रहे थे हम। अब इनिशियल रिकग्निशन में सबसे पहले क्या था कि कैश में परचेज किया, कैश का परचेज किया। कौन से क्या इंक्लूड नहीं हो गए, प्रमोशनल, देन इनॉग्रेशन एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये तीन इंक्लूड नहीं हो गए। और टैक्स इसमें दो चीजें, एक रिफंडेबल है, नॉन रिफंडेबल है। रिफंडेबल है तो फिर उस केस में इंक्लूड नहीं करेंगे, नॉन रिफंडेबल है तो फिर उस केस में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है तो देखेंगे। इलेस्ट्रेशन नंबर 1 देखते हैं आईसीआई मॉडल का। क्वेश्चन दिख रहा है, एक बार रीड करो, Yes. Yes. क्वेश्चन रीड करो एक बार। और बताओ क्या समझ रहा है ये क्वेश्चन से। चलो रीड करें। एक्स लिमिटेड ओन्स अ बिल्डिंग, मतलब एक्स लिमिटेड के पास ऑलरेडी बिल्डिंग है, विच इज यूज टू रेंट रेंटल्स। अभी रेंटल अर्न करने यूज कर रहा है, तो फिर कौन सा इंडेक्स लगेगा इसके ऊपर? India's 40. 40। द बिल्डिंग इज हैज अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 50 lakhs। बराबर, बिल्डिंग का जो कैरिंग अमाउंट है वो 50 lakhs है। एक्स लिमिटेड रिसेंटली रिपेज द इंटीरियर वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग का जो इंटीरियर वॉल्स है वो रिनोवेट कर दिया, एंड द कॉस्ट ऑफ न्यू इंटीरियर वॉल्स वाज 5 lakhs। ओरिजिनल का कितना था, ओरिजिनल वॉल्स का कैरिंग अमाउंट वाज 1 lakh। हाउ एक्स लिमिटेड शुड अकाउंट फॉर द कॉस्ट। बताओ क्या हो रहा है यहाँ पे। एक्स लिमिटेड जो है ना, उसका खुद का एक बिल्डिंग है, अर्न रेंटल अर्न करने वो यूज कर रहा है, दैट मीन्स ये प्रॉपर्टी जो है ना किसके ऊपर लगेगा, सॉरी ये इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर कौन सा इंडेक्स रहेगा, इंडेक्स 40। क्यों, रेंटल अर्न करने हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। देन नेक्स्ट चीज क्या है कि कैरिंग अमाउंट जो है वो 50 lakhs है। इंटीरियर वॉल रिप्लेस कर रहा है, उसका कॉस्ट कितना है, 50। एंड जो न्यू कैरिंग अमाउंट, न्यू सॉरी ओल्ड वाला जो था ना, उसका कैरिंग अमाउंट था 1 लाख। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि यहाँ पे कैसे अकाउंट करेंगे वो देखना है। सिंपल है, मैं क्या बोला था, इनकेस हम कोई भी चीज रिनोवेट कर रहे हैं विच इज ऑफ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो हम कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे, बराबर।
इसका फॉर्मल आंसर लिखेंगे हम, लेकिन एक बार यहाँ पे देखते हैं। मेरा कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग क्या है, कैरिंग कॉस्ट 50 lakhs, बराबर, प्लस रिनोवेशन के लिए क्या कर रहा हूँ मैं, 5 lakhs और रिकग्नाइज कर रहा हूँ इंटीरियर वॉल के लिए, मतलब एक्सपेंस कर रहा हूँ खर्चा। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, ओल्ड कैरिंग अमाउंट। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि ओल्ड कैरिंग अमाउंट का क्या करेंगे, बराबर। ओल्ड कैरिंग अमाउंट जो 1 लाख है उसका क्या करेंगे। तो सिंपल फंडा है यहाँ पे कि जो भी ओल्ड कैरिंग अमाउंट है उसको डी रिकग्नाइज करेंगे, और न्यू जो कैरिंग अमाउंट है, न्यू इंटीरियर वॉल्स का जो भी अमाउंट है उसको रिकग्नाइज करेंगे। तो फिर यहाँ पे जो है 5 lakhs को रिकग्नाइज किया हमने, तो ओल्ड जो कैरिंग अमाउंट है उसको डी रिकग्नाइज करेंगे, ठीक है, -1 लाख। तो फिर यहाँ पे कितना आता है देखो, अमाउंट 50 lakhs प्लस 5 लाख माइनस 1 लाख, 54 लाख, बराबर। यस नो, समझ रहा है क्या बोल रहा हो, Yes. कुछ डाउट है। No. इसका आंसर लिखना है क्या, क्योंकि ऑलरेडी सिंपल आंसर। इलस्ट्रेशन 1, ठीक है, ये एक बार देख लिया तो समझ जाएगा तुमको। चलो क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 2, एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 2 रीड कर लो। 5 मिनट टाइम दे रहा हूँ, 5 नहीं 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ, 2 मिनट के टाइम में रीड कर लो। कर लिया रीड। Yes, sir. क्या समझ रहा है ये क्वेश्चन से, एक बार बताओ। बस बेसिक बता दो मुझे, क्या क्वेश्चन एक्चुअली बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन जब भी रीड करो तो प्यार से रीड करो, कि हर एक क्वेश्चन हर एक वर्ड अच्छे से रीड करो, ताकि उसका इंटरप्रिटेशन बदल जाता है। एंड और एंड और, इसमें बहुत सारा फर्क है। चलो रीड करें, बताएगा कोई कि क्या था क्वेश्चन में, ठीक है। उसमें यही पूछ रहे हैं कि वन टाइम जॉइनिंग फी हम्म, कैपिटलाइज होगी या नहीं होगी। ओके, क्या लगता है होगा या नहीं होगा। 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 होगा, क्यों। इट इज डायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, तो होगा, सिंपल है। परचेज ऑफ कमर्शियल ऑफिस स्पेस एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी परचेज किया इन द ग्लोबल ट्रेड सेंटर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स फॉर ₹5 लाख। तो फिर इसका इनिशियल कॉस्ट क्या हुआ, इनिशियल कॉस्ट इज ₹5 crore, सिंपल। However, purchasing the same, the company had to obtain the membership of Global Trade Center Commercial Complex Association by paying 6,25,000। तो यहाँ पे जो है ना, मेंबरशिप के लिए क्या पे करना पड़ा, 6,25,000 पे करना पड़ा एज अ ज्वाइनिंग फीस। Wants to write off the
one time joining fees as an expense under the membership and subscription charges value the investment property is 5 crores. Advice: would your answer change if the office space was purchased with an intention of using it as administrative center of the company? अच्छा, तो ये लास्ट वाला जो है ना, ये एडवाइस वाला पार्ट, ये बाद में देखते हैं, ये बाद में देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैंने परचेस किया 5 करोड़ का। अब 5 करोड़ का जब परचेस किया उसके टाइम में ज्वाइनिंग फीस पे करना पड़ा 6,25,000। वेदर दिस कॉस्ट वुड बी इंक्लूडेड इनटू द कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में इंक्लूड होगा क्योंकि डायरेक्टली वन टाइम कॉस्ट है ये, बराबर। तो वन टाइम कॉस्ट है तो ये इंक्लूड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो गया ज्वाइनिंग फीस। चलो, ये क्वेश्चन में थे हम इलस्ट्रेशन 2 में। अब यहाँ पे एक्चुअल केस क्या था, हमने एक परचेस किया था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फॉर 5 करोड़ और फर्स्ट टाइम ज्वाइनिंग फीस एज अ ज्वाइनिंग फीस 6,25,000 पे करना पड़ा। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के वो केस में हमने देखा था ना कि यहाँ पे देखो, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एनी एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी। अब ये जो एक्सपेंसेस है 6,25,000 ज्वाइनिंग फीस, ये क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है which shall be included in the investment property। तो हम इंक्लूड करेंगे तो कॉस्ट वुड बी 5 करोड़ 6,25,000, बराबर। Yes. कॉस्ट वुड बी 5 करोड़ 6,25,000। इसका फॉर्मल आंसर लिख लेते, फॉर्मल मतलब अपना इसमें तो सोल्यूशन होगा एज पर दी Ind AS 40 the cost of investment property includes directly related to acquisition of the property। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, प्रोफेशनल फीस, then comes the joining fees या ब्रोकरेज और कमीशन, एक्सेट्रा, राइट। सो यहाँ पे statement showing the cost of investment property। एक परचेस कॉस्ट था उसका which was 5 करोड़ एंड देन ऐड करेंगे उसका ज्वाइनिंग फीस which was 0.625। तो मेरा टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या आया, IP is 5 उसका नेक्स्ट पार्ट क्या था क्वेश्चन का,
कि अगर इनकेस हम जो है ना, इनकेस हम जो प्रॉपर्टी है वो यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर यानी क्या, हमारे खुद के बिजनेस में यूज कर रहा है। जब खुद के बिजनेस में यूज कर रहा है तो फिर उस केस में कौन सा इंडेक्स लगेगा? यस, क्या? इंडिया 16। इंडेक्स 16, सिंपल, क्योंकि वो ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो फिर इंडेक्स 16 लगेगा यहाँ पे। लेकिन जो वैल्यूएशन है, जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है वो चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा, क्योंकि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट वहां पे भी 16 में भी सेम अप्लीकेबल होगा और सेम हम करेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे क्लासिफिकेशन चेंज होगा, क्या 40 से 16 जाएगा, ठीक है? Yes, sir. हम्म, इसका पार्ट 2 क्या था? इन केस द प्रॉपर्टी is used for administrative purpose, इसी बहुत हैंग हो रहा है। ठीक है, चलो यहाँ पे ही दिखा देता हूँ तुमको, पीसी हैंग हो रहा है। यहाँ पे देखो, द प्रॉपर्टी इज यूज्ड फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि ये ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो फिर उसके लिए इसीलिए इंडेक्स 14 आएगा, बट रादर देन ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, हेंस 16 विल बी एप्लीकेबल, राइट? Even in day 16, all the direct costs relating to the acquisition of assets should be added to the purchase cost, जो भी cost है सेम रहेगा। यानी इंडिया 16 में भी सेम करेंगे हम, जो है ना, कैश का सीख रहे हैं, डेफर्ड क्रेडिट का सीख रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ एसेट का सीखेंगे, उसके बाद सेल्फ कंस्ट्रक्शन का सीखेंगे। ये सारी चीजें जो है ना सेम टू सेम इंडिया 16 में सेम टू सेम अप्लीकेबल है, बस यहाँ पे क्लासिफिकेशन चेंज होगा। सिंपल, एनी डाउट्स? No, sir. इलस्ट्रेशन 3 एक बार देख लो, सिंपल, बहुत सिंपल है ये भी। एक बार रीड करना और मुझे बताना, 2 मिनट ले लो, 2 मिनट पे आपके पास 7 करोड़ के क्वेश्चन के लिए। इसमें बैकग्राउंड नहीं लगते क्या यार? सॉरी, अब देख लो, रीड कर लिया? यस। बताओगे क्या था क्वेश्चन में? सेम है, इनिशियल रिकग्निशन का है क्वेश्चन, whether we will include the cost into the cost of the investment property or not, बराबर ना, वही है ना? चलो देखते हैं। एक्स लिमिटेड परचेस्ड बिल्डिंग फॉर ₹30 लाख, बराबर? 30 लाख का जो है ना परचेज किया ऑन 1 मई 2001। द परचेज प्राइस वाज फंडेड बाय लोन। अच्छा, तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है? परचेज प्राइस जो है ना लोन से फंड कर रहे हैं, ठीक है? लोन से फंड करना यानी हम डेफर्ड क्रेडिट में नहीं ले रहे हैं, हम बैंक से लोन लेंगे और वो बैंक का कैश जो है ना, हम जो वेंडर है हमको जो पे कर रहा है उसको दे देंगे, तो इनडायरेक्टली ये कैश परचेज ही हुआ। तो प्रॉपर्टी टैक्सेस and direct legal cost was 1 lakh and 20,000 respectively were incurred in acquiring the building on funds 1 to X Limited redeveloped the building into retail shops under the rent operating lease to independent third parties। expenditure on redevelopment प्लानिंग के लिए कितना हुआ? 2 लाख। देन कंस्ट्रक्शन के लिए 7 लाख। यहाँ पे जो है ना इंक्लूडिंग 40,000 रिफंडेबल परचेस टैक्सेस, रिफंडेबल परचेस टैक्सेस इंक्लूड करेंगे क्या? नहीं। एक एक चीज करके देखते हैं। सबसे पहले कॉस्ट, कहाँ पे लिखो? यहाँ पे।
समझो कॉस्ट है यहाँ पे कितना 30 लाख। ठीक है, देन इसके ऊपर क्या था, डायरेक्ट लीगल कॉस्ट लगा। डायरेक्ट लीगल कॉस्ट इसमें इंक्लूड करेंगे प्रॉपर्टी में डायरेक्ट लीगल कॉस्ट, और उसके बाद ट्रांसफर टैक्सेस, प्रॉपर्टी ट्रांसफर टैक्सेस, ये दोनों जो है ना वो नॉन रिफंडेबल टैक्सेस है। क्या है, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, तो फिर दोनों भी इंक्लूड करना पड़ेगा। 1 लाख प्लस ₹20,000, राइट। देन कम्स दी रीडेवलपमेंट कॉस्ट। अब रीडेवलपमेंट कॉस्ट जो है वो क्या है, ऑपरेटिंग नेचर है या फिर कैपिटल नेचर है, वो देखना पड़ेगा। यानी डे टू डे एक्सपेंसेस है या कैपिटल नेचर का है। तो रीडेवलपमेंट कर रहे हैं यानी प्लानिंग परमिशन लेने का और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है ना, ये दोनों जो है ना कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर है, तो फिर ये भी इंक्लूड हो गए कॉस्ट में मेरे। ₹7 लाख प्लस ₹2 लाख, बराबर। और एक और चीज था यहाँ पे कि रिफंडेबल परचेस टैक्सेस है। क्या है, रिफंडेबल परचेस टैक्सेस, इसको इंक्लूड करेंगे क्या, रिफंडेबल। रिफंडेबल है तो फिर मुझे फिर से पैसे मिल जाएगा, तो फिर इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, तो ₹40,000 इसको लेस कर देंगे। तो मुझे बताओ कितना कॉस्ट आ रहा है, कैलसी हैंडी रखो, कितना कॉस्ट आ रहा है बताओ, यहाँ पे आंसर मत देखो, देखना पड़ेगा ना। 30 लाख प्लस 1 लाख प्लस कितना आ रहा है देखो, ₹39,80,000, राइट। कितना आ रहा है, ₹39,80,000। फिर मेरा इनिशियल रिकग्निशन क्या होगा, 39,80,000 का, ये रहा यहाँ पे 39,80,000। सिंपल था ये क्वेश्चन, कुछ डाउट है इसमें। नो। ओके, थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, जर्नल एंट्री बता सकते हैं क्या। जब कैश में मैं परचेज करूंगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को, तो फिर उसका जर्नल एंट्री क्या होगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू कैश। राइट। सिंपल ये है 11th स्टैंडर्ड का है सारा। और यहाँ पे लिखना है मुझे। एक मिनट, हाँ, गिव मी अ मिनट। कहाँ पे लिखूं जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री नीचे लिख लेता हूँ। जर्नल, तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर जिसको लॉजिक नहीं पता है इसका, बता दो उनके लिए। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कौन से अकाउंट में जाता है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, गोल्डन रूल्स याद है 11th स्टैंडर्ड का। तो फिर गोल्डन रूल्स पे रियल अकाउंट में जाता है, राइट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या आ रहा है, बिजनेस के अंदर आया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो फिर डेबिट व्हाट कम्स इन, उसके लिए डेबिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट किया है। देन नेक्स्ट चीज, कैश भी रियल अकाउंट है, कैश क्या आ रहा है, बिजनेस के बाहर जा रहा है, तो फिर कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। ये सिंपल लॉजिक है 11th स्टैंडर्ड का, समझा। कुछ डाउट है इसमें। No, sir. देन आगे बढ़ते हैं इसके। केस नंबर 2 क्या है अपना,
एक मिनट यार, ये बहुत इशू दे रहा है आज। केस नंबर 2 डेफर्ड क्रेडिट का था ना। इन केस वी परचेज इट ऑन द डेफर्ड क्रेडिट। ओके स्टार्ट। केस 2 डेफर्ड क्रेडिट। अब जब डेफर्ड क्रेडिट से परचेस करेंगे, डेफर्ड क्रेडिट के थ्रू परचेस करेंगे, तो उस केस में क्या होगा? यहाँ पे क्या हो रहा है? एग्रीमेंट क्या हो रहा है? फर्स्ट थिंग, समझो मैंने परचेस किया लैंड। यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ, लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहाँ पे परचेस ऑफ आईपी थ्रू डेफर्ड क्रेडिट। समझो पीपी लिमिटेड। पीपी लिमिटेड क्या कर रहा है? यहाँ पे लैंड परचेस कर रहा है। लैंड परचेस करना था, लैंड परचेस किया। अब सामने वाला जो भी वेंडर है, वेंडर के साथ एक एग्रीमेंट किया, बोला कि मैं अभी पैसा नहीं दूंगा, ऑन करंट डेट पैसा नहीं दूंगा, इन फ्यूचर डेट जो है ना, इन फ्यूचर डेट इंस्टॉलमेंट्स में पैसा दूंगा। समझो फॉर एग्जांपल लैंड है मेरा रुपीज 200। 200 बोलो मतलब ये छोटा कॉस्ट है, फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग 200 रुपीज का है। अब ये 200 रुपीज मैं क्या कर रहा हूँ? 4 इंस्टॉलमेंट में, फॉर एग्जाम्पल से 4 इंस्टॉलमेंट में ले रहा हूँ, ठीक है। अब ये 200 कॉस्ट जो है ना, ये 200 कॉस्ट में यहाँ पे लैंड का कॉस्ट भी होगा, लैंड का कॉस्ट भी होगा, और जो भी डेफर्ड कर रहे हैं हम, डेफर कर रहे हैं यानी 4 इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं, तो फिर इसका जो है ना इंटरेस्ट कॉस्ट भी होगा। समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ? अभी देखो, आज के दिन में मैं जब पे करूंगा तो कैश में पे कर दूंगा और मुझे रियल कॉस्ट में मिलेगा, लेकिन अगर मैं डेफर करता हूँ पेमेंट, तो फिर कुछ तो रिटर्न होना चाहिए ना उसमें। तो फिर इसमें क्या रहता है? इंटरेस्ट कॉस्ट इंक्लूडेड रहेगा। तो फिर 200 को 200 के अंदर यानी 4 इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूँ, 50 रुपीज ईच इंस्टॉलमेंट। अब ये 50 रुपीज में इंटरेस्ट कॉस्ट इंक्लूड होगा। अब ये इंटरेस्ट कॉस्ट को अपने को सेपरेट करना है और अपने को ओरिजिनल कॉस्ट निकालना है डेफर्ड क्रेडिट के केस में। समझ रहा हो क्या बोल रहा हूँ? 200 है, 200 के केस में यहाँ पे दो चीजें इंक्लूडेड रहेगा। एक लैंड है, लैंड का कॉस्ट होगा, एंड एक होगा इंटरेस्ट कॉस्ट। बराबर ना? समझ रहा है? यस नो? Yes, sir. इंटरेस्ट कैसा निकलेंगे? 1 2, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हुआ, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, और यहाँ पे खड़ा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे हम खड़े हैं, हमको लैंड परचेस करना था, तो फिर हमें पे करना है, तो समझो 50 50 50, ठीक है। अब क्या होगा? यहाँ पे 50 पे करूंगा, यहाँ पे 50 पे करूंगा, यहाँ पे 50 पे करूंगा, तो इसको मैं ना साइड पे ले लेता हूँ। यहाँ पे भी 50 पे करूंगा। अब क्या करना पड़ेगा मुझे? ये जो फ्यूचर रेंटल है, ये जो फ्यूचर रेंटल बोल रहा हूँ, सॉरी, फ्यूचर इंस्टॉलमेंट्स है, ये फ्यूचर इंस्टॉलमेंट्स को मुझे आज के डेट में डिस्काउंट करना पड़ेगा। आज के डेट में पुल करना पड़ेगा कि आज के डेट में अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू की डेट में देखूंगा कि इसका क्या वैल्यू रहेगा, वो जो वैल्यू निकलेगा प्रेजेंट वैल्यू, वो मेरा कॉस्ट रहेगा, और उसके एडिशनल जो भी कॉस्ट रहेगा वो मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट रहेगा। इज दैट क्लियर? इसका क्वेश्चन देखते हम। Yes, sir. मतलब बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या? Yes. यहाँ पे लैंड ले रहा था, लैंड का कॉस्ट है फॉर एग्जांपल लेट्स से 200। लैंड का एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा?
PV of all installments एंड जो भी एडिशनल रहेगा इसमें एडिशनल वुड बी इंटरेस्ट। ठीक है, इसमें हम देखते हैं स्टेप्स लिखते हैं पहले किस कौन से स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग व्हाट वी विल डू इज दैट we will calculate the present value कैलकुलेट करने आता है ना, फिर भी बताऊंगा, डोंट वरी। नॉर्मली इंटर में तो सीखा होगा प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना। ऑल दी फ्यूचर कैश फ्लोज बेस्ड ऑन मार्केट रेट, बराबर। एंड recognize the PV as a cost of investment property। ठीक है, जब मैं ये करूंगा कि इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, बताओ क्या होगा जर्नल एंट्री। जब क्रेडिट परचेस करेंगे हम, उसका जर्नल एंट्री क्या होता है नॉर्मल, ये बताओ। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। सिंपल यही है ना। अगर इनकेस हम कुछ कैश पे करेंगे, इनिशियली कुछ इंस्टॉलमेंट देंगे ना, इनिशियल इंस्टॉलमेंट, तो वो देंगे तो फिर क्या होगा जर्नल एंट्री। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इसमें अकाउंट डेबिट होगा टू, अगर इनकेस कुछ कैश पे कर रहे बैंक में से थ्रू या कैश पे कर रहे, वो अकाउंट डेबिट होगा, सॉरी वो अकाउंट क्रेडिट होगा। एंड टू क्रेडिटर्स, ये सिंपल जर्नल एंट्री होगा, बराबर। ये मेरा इनिशियल रिकग्निशन में होगा। अब क्या है नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट थिंग इज दैट अब जो क्रेडिट में हमने परचेस किया था, जो भी क्रेडिट में परचेस किया था, वो क्रेडिट में समझो फॉर एग्जांपल 200 था, जो भी बैलेंस है मैंने 200 में से 50 इनिशियल इंस्टॉलमेंट दे दिया, देन 150 बचेगा, 150 मैं इंस्टॉलमेंट्स में पे करूंगा। जब इंस्टॉलमेंट्स में पे करूंगा तो फिर इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर इंटरेस्ट भी लगेगा ना, जो भी इंटरेस्ट लगेगा उसको भी रिकग्नाइज करना पड़ेगा। तो फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस का एंट्री बताओ। सब्सिक्वेंट रिकग्निशन, सोचो सोचो। पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ। देखो, जब मुझे इन्वेस्टमेंट पे करना पड़ेगा, जो भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लूंगा, यहाँ पे 50 रुपीज मैं ऑलरेडी पे कर दिया, राइट। अब मुझे यहाँ पे 50 रुपीज पे करना पड़ेगा। जब ये 50 रुपीज पे करूंगा मैं, तो फिर यहाँ पे क्या रहेगा, कॉस्ट भी होगा और इंटरेस्ट एक्सपेंस भी होगा। अब ये इंटरेस्ट एक्सपेंस मुझे निकालना है, वो देख लेंगे कैसे निकालेंगे बेस्ड ऑन पीवी। बट यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंसेस भी होगा। अब वो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस का जर्नल एंट्री पूछ रहा हूँ, तो सिंपल है, इंटरेस्ट क्या है मेरे बिजनेस के लिए, क्या होगा इंटरेस्ट, एक्सपेंस। एक्सपेंस। एक्सपेंस कौन से अकाउंट में जाता है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, नॉमिनल। क्या नॉमिनल में। नॉमिनल। हाँ, तो फिर नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, याद है कुछ, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, सिंपल। जो भी अमाउंट आएगा यहाँ पे आ जाएगा, बीइंग एक्सपेंस रिकग्नाइज्ड। जब पेमेंट करूंगा तब, जब पेमेंट करूंगा तब क्या होगा, सिंपल है, क्रेडिटर क्रेडिटर को अकाउंट प्रे, डेबिट हाँ टू कैश।
टू कैश, सिंपल, कैश ऑब्लिक बैंक। तो वैसे ही ऐसे ही सिमिलर वे में हम ईयर 1 के लिए करेंगे, ईयर 2 के लिए करेंगे, ईयर 3 के लिए करेंगे, ऐसा करते जाएंगे। ठीक है, ये मेरा डिफर्ड क्रेडिट का केस हुआ। एंड ये जो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को मुझे क्या करना पड़ेगा, पीएनएल में एक्सपेंस ऑफ करना पड़ेगा। जब पीएनएल में एक्सपेंस ऑफ करूंगा तो फिर एंट्री क्या होगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो तब जाके क्या होगा, ये लेते हैं, ये इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो रहा है यहाँ पे और यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, तो इनडायरेक्ट नेट नेट एंट्री देखो तो पीएनएल टू क्रेडिटर्स होगा। ठीक है, सिंपल था। फिर से बताओ, फिर से बताओ, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, डेफर्ड क्रेडिट में परचेस कर रहे हैं। जब डेफर्ड क्रेडिट में परचेस कर रहे हैं तो फिर हम क्या एग्रीमेंट कर लेते हैं कि ये जो अमाउंट है, कॉस्ट है लैंड का, वो क्या करेंगे हम इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे। किस में पे करेंगे, इंस्टॉलमेंट्स में। अब जब इंस्टॉलमेंट्स में मैं पे करूंगा तो फिर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आएगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। समझो आज मैं ऑन स्पॉट कैश देता हूँ और इन फ्यूचर देता हूँ, तो फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस है ना। आज का 100 रुपए आगे जाके 120 रुपए हो सकता है, फिर उसके बाद या तो 130 रुपए होगा। यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसेप्ट इन्वॉल्व है। तो फिर यहाँ पे हम जो ग्रॉस अमाउंट है, जो लैंड का ग्रॉस अमाउंट जो पे करने वाले हम, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे डेफर्ड क्रेडिट में, क्योंकि उसमें कॉस्ट ऑफ लैंड भी होगा, सेकंड इंटरेस्ट एक्सपेंस भी होगा। ये दो हो गए बराबर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू निकलेंगे जो भी कॉस्ट है बेस्ड ऑन इंस्टॉलमेंट्स, और वो प्रेजेंट वैल्यू हम एज अ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिकॉग्नाइज करेंगे। उसका जर्नल एंट्री देखा था, क्या था जर्नल एंट्री, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स बराबर। और इनकेस अगर कुछ इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे करेंगे, इनिशियल इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, तो फिर टू बैंक भी आ जाएगा बीच में एंट्री। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने इनिशियल इंस्टॉलमेंट हो गया, अब फर्स्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट आ गया। अब फर्स्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट आ गया तो फिर उस पेस में जो भी इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, दो चीज इन्वॉल्व होगा, एक कॉस्ट ऑफ द लैंड एंड नेक्स्ट इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। अब इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को पहले मुझे रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, तो फिर उसमें केस में क्या है, एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। देन उसके बाद अगर मैं पे कर देता हूँ, कैश पे कर रहा हूँ, तो फिर क्या, क्रेडिटर्स जो भी इंस्टॉलमेंट पे करो, क्रेडिटर्स टू बैंक अकाउंट, एंड जो इंटरेस्ट है उसको पीएनएल में एक्सपेंस ऑफ करना है, तो फिर पीएनएल टू इंटरेस्ट, सिंपल। कुछ डाउट है इसमें? No, sir. थैंक यू। चलो इसका एक एग्जांपल देखते हैं, सिंपल वाला, ताकि तुमको समझे। क्वेश्चन है क्या देख लेते हैं पहले, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन ही कर लेते हैं ना। हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 4 देख लो एक बार, रीड करो। बेसिक सा क्वेश्चन है, बेसिक सा। हम्म, कर लिया रीड, इलस्ट्रेशन नंबर 4। कर लिया रीड। Yes. क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलो रीड करते हैं हम ही। एक्स लिमिटेड परचेज्ड लैंड वर्थ 1 crore rupees. It has an option either to pay full amount at the time of purchase or pay for it after 2 years. मतलब 2 साल में पे करेंगे। टोटल कॉस्ट आके 1,20,000 जा रहा है। What should be the cost of building under the both the payments method? सिंपल, यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो एक्स लिमिटेड है आज परचेस कर रहा है लैंड, अगर आज पे करता है, समझो आज यहाँ पे रुक के वो अगर पे करेगा, वो कितना रहेगा, 1 crore रहेगा। अगर ओवर द पीरियड ऑफ 2 years पे करेगा, वो कितना पे करेगा, 1.2 पे करेगा।
तो यहाँ पे एक चीज हमें देखना है कि लैंड का वर्थ कितना है, लैंड कितना कॉस्ट कर रहा है। तो लैंड कॉस्ट कितना कर रहा है, 1 करोड़। बट फॉर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2 years, मतलब ये 2 साल के लिए जो एडिशनल कॉस्ट हो रहा है 20 lakhs, वो क्या होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, बराबर ना। टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन्वॉल्व हुआ ना, दो साल का डेफरमेंट आ गया यहाँ पे। जब 2 साल का डेफरमेंट आ गया, उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो आज जब करेगा, आज जब परचेस करेगा, तो फिर ये क्या होगा, 10 lakhs का, बराबर। 10 lakhs बोल रहा हूँ, 1 करोड़ का। और इन केस इन फ्यूचर पेमेंट करेगा 1 करोड़ 20। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि कॉस्ट क्या होगा बिल्डिंग का, क्या होगा कॉस्ट, बताओ। हेलो। 1 crore, 1 करोड़। वही रहेगा कॉस्ट। कॉस्ट तो सेम रहेगा ना, कॉस्ट इज 1 करोड़। जो 1.2 पे कर रहे हैं, इसमें दो चीज इंक्लूडेड है। वन इज 1 करोड़ का कॉस्ट, एंड सेकेंड इज 20 lakhs का, 20 lakhs का इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। कॉस्ट चेंज नहीं होगा, बस क्या है, एडिशनल इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ऐड होगा। सिंपल था ये, कुछ डाउट है इसमें? यस। तो सिंपल है कि एक ही नो। चीज मुझे देखना है कि लैंड का कॉस्ट क्या है, और अगर डेफरमेंट हो रहा है तो फिर कॉस्ट में जो भी कॉस्ट है, ग्रॉस कॉस्ट में, अभी जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1.2 करोड़ था, तो फिर ये कॉस्ट में दो चीज इंक्लूड हो गए, एक कॉस्ट और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। सिंपल। एक बार हमने आज जो किया था वो करते और रिवाइज करते हैं। देन कल जो है ना, डेफरमेंट का जो जो डेफर्ड कॉस्ट का एक अच्छे से बड़ा सा एग्जांपल करते हैं, पूरा का पूरा इंस्टॉल करने का, पूरा का पूरा जो है ना आ जाएगा उसमें। तो सबसे पहले केस था परचेज इन कैश। परचेज इन कैश में क्या होगा, हम क्या करेंगे, जो लैंड परचेस करेंगे या बिल्डिंग परचेस करेंगे, तो उसका परचेस कॉस्ट देंगे। देन उसके बाद उसका जो रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है, दैट इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप राइट्स, इसका जो भी कॉस्ट है वो ऐड करेंगे। देन कम्स कोई भी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू दी एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी, वो आ जाएगा। अब इसका एग्जांपल भी देखे थे हमने क्वेश्चन में कि ज्वाइनिंग फीस था, जैसा ब्रोकरेज हुआ, कमीशन हुआ, ये भी इंक्लूड करेंगे कॉस्ट में। जब इंक्लूड करेंगे तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, जर्नल एंट्री को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू कैश और बैंक, ठीक है। अब इसमें स्पेसिफिक कॉस्ट है जो एक्सक्लूड करेंगे। एक्सक्लूड कौन से करेंगे, मार्केटिंग कॉस्ट, इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मार्केटिंग कॉस्ट क्यों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट नहीं कर सकते, जो एडवर्टीजमेंट कर रहा है और मैं जो सेल हो रहा है। देन इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन कब लेने के बाद जो फूड एक्सपेंसेस है फिर वगैरह फैमिली फंक्शन एक्सपेंसेस है, तो वो इंक्लूड ही नहीं होगा। एंड डे टू डे ऑपरेशन एक्सपेंसेस वो भी एक्सक्लूड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेप्शन क्या था, एक्सेप्शन ये था कि हम अगर कोई प्रॉपर्टी को रिनोवेट कर रहे हैं, रिनोवेट इन द सेंस हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर जब कर रहे हैं तो फिर उस केस में ये जो है ना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट में इंक्लूड होगा, यानी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के कॉस्ट में कैपिटलाइज कर देंगे। और एक चीज देखा था, डेफर्ड टैक्सेस, सॉरी टैक्सेस। अब रिफंडेबल टैक्सेस है और नॉर्मल टैक्सेस है, डायरेक्ट टैक्स। रिफंडेबल टैक्सेस है तो फिर उस केस में क्या है, रिफंडेबल टैक्सेस को इग्नोर कर देंगे। नॉन रिफंडेबल है तो फिर वो इंक्लूड करेंगे। देन आगे हमने क्या देखा था, आगे हम डेफर्ड क्रेडिट के थ्रू। अब डेफर्ड क्रेडिट में, जब भी डेफर्ड क्रेडिट में लेते हैं हम, तो फिर वो हम पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम पेमेंट्स करेंगे, तो फिर इस केस में यहाँ पे दो कंपोनेंट इंक्लूड हो गए जो भी ग्रॉस कॉस्ट है। क्या क्या, एक कॉस्ट ऑफ द लैंड, एक इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। तो ये दोनों अलग अकाउंटिंग करना पड़ेगा। अब कॉस्ट ऑफ द लैंड कैसे निकलेंगे, प्रेजेंट वैल्यू जो है ना, हम क्या करेंगे, जो भी इंस्टॉलमेंट्स कर रहे हैं उसका प्रेजेंट वैल्यू निकलेंगे टू द करंट पीरियड, मतलब आज के डेट में क्या वैल्यू होगा, उसको एज अ कॉस्ट हम रिकग्नाइज करेंगे। बचेला जो भी है ऑन द इंस्टॉलमेंट डेट हम क्या इंटरेस्ट एक्सपेंसेस रिकग्नाइज करेंगे। जो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का वो नेक्स्ट लेक्चर में सीखते हैं। और इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, नॉर्मल। तो फिर हम डेफर्ड क्रेडिट में परचेस कर रहे हैं, मतलब इन फ्यूचर हम पे करने वाले हैं, तो फिर यहाँ पे हमें पेबल रिकग्नाइज करना पड़ेगा। तो फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू क्रेडिटर्स। देन इंटरेस्ट के केस में जर्नल एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट टू क्रेडिटर्स। और जब पेमेंट करेंगे, क्रेडिटर्स टू बैंक। एंड जो पीएनएल के जो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है पीएनएल में एक्सपेंस ऑफ करना पड़ेगा, उसके लिए पीएनएल टू इंटरेस्ट। अब यहाँ पे जो है ना, ये एट द टाइम ऑफ पेमेंट, एट द टाइम ऑफ पेमेंट, ठीक है। कुछ डाउट है? और जो भी यूट्यूब में देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों से जो भी नीडी है, ठीक है। जिसको जिसको चाहिए, फ्री लेक्चर्स है और कंप्लीट एफआरके कोर्स यूट्यूब में आने वाला है। ओके, इज देयर एनी डाउट? No, sir. ओके, नो। बाकी का जो है ना कल हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।